पढ़ने वाले मारण। मारण क्या होता है? मारण बेसिकली होता है शोधितान लोह धातु आदि विमर्द स्वरस आदि भी अग्नि संयोग तो भस्मीकरण मारणम स्मृतम। मतलब क्या? शोधितान वाले शोधित करना है पहले किसको? लोह धातु आदि, लोह या धातु आदि को, ठीक। विमर्द स्वरस आदि भी, मतलब स्वरस आदि में इसका विमर्दन करना है। अग्नि संयोग तो भस्मीकरण, फिर अग्नि संयोग कराना है, उससे भस्म बनानी है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग मारण कहते हैं। देखो, मारण सिर्फ अग्नि संयोग कराना नहीं है। मार्ग पड़ा है, पहले उसका शोधन करो, शोधन के बाद उसकी भावना दो, उसे भावना दो। भावना आपको पढ़ा चुका, भावना क्या है? भावना दो, भावना के बाद अग्नि संयोग कराओ, अग्नि संयोग कराने के बाद जो बनता है उसे भस्म कहते हैं, ठीक है। लोह धातु आदि को वनस्पति के स्वरस आदि से मर्दन कर अग्नि संयोग के द्वारा भस्म करने की प्रक्रिया को मारण कहते हैं। मारण, अच्छा, मारण का मतलब इंपॉर्टेंस क्या? मारण क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को खत्म करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को खत्म करता है, लेकिन उसकी थ्योरेटिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है और बढ़ाता है, ठीक है। शोधितान का मतलब बताया, शोधित किया जिससे वह शरीर के अनुकूल हो सकता है। लोह धातुवादी, लोह धातुवादी मतलब धातु मतलब रत्न, उपरत्न, रस, महारस, जिससे भस्म बनाई जा सके, ठीक है। स्वरस विमर्द मतलब द्रव्य पदार्थ में मर्दन करना है, ठीक है। अग्नि संयोग कराना है जिससे वह भस्म में परिवर्तित हो सके। इस संपूर्ण प्रक्रिया को मारण कहते हैं। मतलब ये जो चारों प्रोसेस है, इन सबको मिला के मारण कहते हैं। मारक द्रव्य किसी द्रव्य की सहायता से उसकी भौतिक एवं रासायनिक गुणों का, अब मारक द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जिनके द्वारा हम लोग उसकी भौतिक और रासायनिक गुणों को खत्म करते हैं। अग्नि संयोग के उपाय, अग्नि संयोग के उपाय हम लोग पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर जब पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे पुट के बारे में, ठीक है, पुट पाक के बारे में। तो पहले हमने चक्रिका बना ली। इस चक्रिका को इनडायरेक्ट हीटिंग कराई जाती है सराव संपुट के द्वारा। सराव संपुट भी आपको पता होगा, सराव संपुट क्या होता है, ठीक। सराव संपुट के बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। दो मिट्टी के पात्र, जैसे दो मिट्टी के पात्र लिए, एक के ऊपर एक रखना, इससे वह चक्रिका उसमें बंद हो जाए। पहले चक्रिका हमने गोला बनाया, ठीक है। कोई भी मेडिसिन अगर हम आयुर्वेद में लेते हैं तो उसका गोला बना लेते हैं। गोला बनाया, गोले को हमने एक कटोरे में रखा, उसके ऊपर एक और कटोरा रखा। कटोरा रखने के बाद उसकी संधि बंधन कर दी, मतलब उसे चारों तरफ से सील कर दिया, ठीक है। संधि बंधन प्रक्रिया में हम लोग कैसे करते हैं, मतलब करते कैसे हैं संधि बंधन? देखो, कपड़ों के टुकड़ों को मिट्टी में डुबा कर कपड़ मिट्टी को जोड़ों पर लगाकर बाद में कपड़े के टुकड़े को बांधना है। कितनी बार बांधना है, मतलब कितनी लेयर्स करनी है उसके जो बर्तन आपने लिया था या पॉट लिया था मिट्टी का, उसके ऊपर कितनी लेयर्स करनी है? 7 लेयर्स करनी है। अब पुट पाक प्रक्रिया पढ़ते हैं। मतलब पुट पाक कैसे होता है? देखो, पहले औषधि ली, फिर भावना द्रव्य लिया, भावना हमने दी, ठीक है, मर्दन किया, चक्रिका निर्माण किया, चक्रिका निकालना है, सराव में रख कर संपुट करना है, ठीक है। फिर पुट माने अग्नि संयोग कराना है, अग्नि संयोग कराना है, सराव से बाहर निकालना है। अब अग्नि संयोग करा लिया, फिर श्वांगसित होने पर उसे बाहर निकाला, फिर चूर्णीकरण किया। अगर भस्म बन गई तो ठीक है, तो पुट नहीं देते हैं, ठीक है, हम यूज़ कर लेते हैं। अगर नहीं बनी तो भस्म नहीं बनी है तो फिर भावना देंगे, फिर चक्रिका बनाएंगे, फिर सराव संपुट में रखेंगे, फिर अग्नि संयोग कराएंगे, फिर सराव को बाहर निकाल कर फिर चूर्णीकरण करेंगे। जब तक भस्म नहीं बनाए तब तक इस पूरे पुट पाक प्रक्रिया को जो 1 2 3 4 5 6 को रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। जितनी बार, जैसे 1000 बार। देखो, पुट यंत्र, पुट जैसे जिनके द्वारा अग्नि संयोग कराते हैं उसे पुट यंत्र कहते हैं। महापुट, गजपुट होगा, पुट पाक यंत्र के द्वारा अग्नि संयोग कराते हैं, ठीक है। देखो, इसमें बताया गया कुछ एग्जांपल भी दिए गए आपको। जैसे एक पुट में भी भस्म तैयार हो सकती है, जैसे कि कौड़ी, यानी कि मतलब शेल वाली भस्म जो होती है, मैरीन शेल की भस्म मतलब एक पुट में तैयार हो जाती है। और 1000 पुट में भी भस्म तैयार हो सकती है। सहस्त्र पुटी अबरक भस्म, जब आपको अबरक हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे सहस्त्र पुटी अबरक भस्म, ठीक है, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। जितने ज़्यादा पुट होंगे उतनी, देखो, जितने ज़्यादा पुट होंगे उतनी ज़्यादा उसकी साइज़ कम होगी। जितनी साइज़ कम होगी उतना ईजिली अब्जॉर्ब होगा, जितनी ईजिली अब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी में उतनी अच्छा उसकी थ्योरेटिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। आप देखो, जितनी चीज़ छोटी होगी उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ने से उसकी थ्योरेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ठीक है। इतनी बार मारण का महत्व भौतिक एवं रसायन में तो पढ़ा चुका हूँ। अग्निपाक प्रक्रिया क्या होता है? जैसे अग्निपाक क्या होता है? किसी हमने वस्तु को ली, सीधे उसे अग्नि में झोंक दिया, उससे भस्म बना लेते हैं। जैसे कि अजास्ती, जैसे बकरे की हड्डी, हम लोग बकरे की हड्डी से हम लोगों को क्या ही नुकसान होता है? जो लोग मतलब मीट वगैरह खाते हैं वो लोग बकरे की हड्डी भी खा लेते हैं कभी भी चबा के, तो उससे भस्म बनाना बहुत ईजी होता है। उससे भस्म कैसे बनाते हैं हम लोग? पहले हमने बकरे की हड्डी ली, सीधे आग में डाली, आग में डाल के बाद भस्म बना ली, क्योंकि उसमें अशुद्धि ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे शरीर से काफ़ी अनुकूल है, ठीक है। तो उसमें जैसे अजास्ती हो गया, मृग सिंह हो गया, मृग सिंह मतलब हिरण का सींग, ठीक है। पुटपाक पुट यंत्र के द्वारा अग्नि संयोग करा। पुट यंत्र आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं कैसा है पुट यंत्र, ठीक है। कूपी पाक को कूपी में द्रव्य को पकाकर भस्म बनाना, ठीक। कूपी पक को जब रसायन पढ़ाएंगे तब आपको कूपी पक को डिटेल में पढ़ाएंगे। इस मतलब बेसिकली पढ़ा देते हैं। देखो, एक क्या लेते हैं, पहले हम पारद लिया, गंधक से हमने कंजली बना ली, कंजली को फिर हम बोतल में भर देते हैं, फिर बोतल को हम लोग कपड़ा मिट्टी कर देते हैं, कपड़ा मिट्टी करने के बाद इसे बालुका यंत्र की सहायता से अग्नि देते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है मकरध्वज और सिद्ध मकरध्वज, इन्हें आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है।
भानुपाक क्या होता है? भानुपाक क्या होता है? त्रिफला क्वाथ, सूर्य की अग्नि में रख देते हैं। देखो त्रिफला, सूर्य की ऊष्मा से त्रिफला क्वाथ इवोपरेट हो जाए, इस प्रक्रिया को 3 से 7 बार करते हैं। ये भानुपाक आपका उसमें वत्सनाभ शोधन में मैंने जब आपको बताया था, ठीक है, निमंजन के थ्रू, निमंजन समझ सकते हैं भानुपाक को, ठीक है। पहले क्या लेना हमें, मतलब वसनाभ हमने लिए थे, वसनाभ के टुकड़े लिए, वसनाभ के टुकड़े हमने गौमूत्र में रखे थे, गौमूत्र में रखने के बाद उन्हें फिर धूप में रख दो, धूप में रखने के बाद इवोपरेट हो जाए। तो इस प्रक्रिया को 7 बार करते हैं, उससे वसनाभ का शोधन हो जाता है, ठीक है। भानुपाक और निमंजन लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। स्वांगशीत क्या होता है? देखो स्वांगशीत का मतलब क्या होता है? किसी धातु को संपुट में बंद करके पुट में फूकने पर अग्नि के बिल्कुल शांत होने पर निकालने पर स्वांगशीत है, इसी को स्वांगशीत कहते हैं, ठीक है। देखो मतलब तुमने कोई जैसे मतलब मान लो शराब संपुट रखा, शराब संपुट जब बिल्कुल अंदर रखा, आग जलाई, आग जलाने के बाद आग बिल्कुल शांत हो गई, तब फिर शराब संपुट को निकाला तो वो स्वांगशीत हो गया। अगर तुमने शराब संपुट रखा अंदर, ठीक है, उसे आग जल रही है, आग के जलते समय ही तुमने मतलब आग है अभी जल रही है, अभी उसमें हीट पूरी तरीके से वो शराब संपुट ठंडा नहीं हुआ, बीच में निकाल लिया, बाहर ठंडा करते हैं। वो किसी देखो अगर लेटरल मीनिंग समझाएं तो स्वांगशीत मतलब खुद ही ठंडा हो, मतलब अंदर ही ठंडा हो रहा है, वही शीत मतलब बाहर निकाल के आप ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। अमृतीकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमृतीकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अमृतीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अमृतीकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अमृतीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लोह आदि मृतानाम विशिष्ट दोष आपनियते क्रियते हेतु संस्कार अमृतीकरण मतम, क्या है? किसी भी धातु आदि जैसे अभ्रक व ताम्र को भस्म करने के उपरांत उसमें शेष रह गए दोषों को दूर करने हेतु जो संस्कार किए जाते हैं उसे अमृतीकरण। सिंपल देखो, सिंपल भाषा में देखो, मारण कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा विषैला पदार्थ है, अब मारण शोधन कर लिया, मारण कर लिया, उसके बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ बच गई हैं, तो उन इम्प्योरिटीज़ को जिसके द्वारा निकालते हैं उसे अमृतीकरण कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैंने समझाया, ताम्र अमृतीकरण, जैसे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रखा है, ताम्र अमृतीकरण करते कैसे हैं। देखो बेसिकली ये ताम्र अमृतीकरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब जब ताम्र पढ़ेंगे तब वहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। अभी से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। एक भाग हम लोग ताम्र लेते हैं, आधा भाग गंधक लिया, देखो एक भाग ताम्र भस्म ले ली मारण करने वाली, और उसके बाद आधा भाग गंधक ले लिया, नींबू सुरस के साथ मर्दन करके हम लोग गोला बना लिया, गोला बना लिया। तो जमीन कंद, अमोर्फोफाइलस जानते हो, जमीन कंद, जो ना जानते हो वो सर्च कर सकते हैं अमोर्फोफाइलस क्या होता है, ठीक। जमीन कंद जिसने ना देखा हो तो वो सर्च कर सकता है अमोर्फोफाइलस क्या होता है। जमीन कंद में गड्ढा करके उस गोले को बंद करके कपड़े मिट्टी पर सुखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद गजपुट देते हैं, कितनी बार? 3 बार, तो उससे ताम्र भस्म का अमृतीकरण हो जाता है। यहाँ पर जो मैंने ऐसे अंडरलाइन किया उस पॉइंट को आपको याद करना है, गुण वर्ण हानिश्च भवति, ये वाला पॉइंट आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ये मतलब अरुण भस्म न अस्तु पुनः स्मृति कारण गुण वृद्धि वर्ण हानिश्च भवति, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जितना अंडरलाइन किया मैंने पेन से उतना आप ले लोगे, इंपॉर्टेंट है। अमृती देखो पहला है अमृतीकरण का फायदा, गुण की वृद्धि, दूसरा होगा अमृतीकरण का नुकसान, वर्ण की हानि। तुम कहोगे सर अगर तुम कहोगे सर ये क्या, गुण की तो वृद्धि हो रही है हमारी, मुझे मेरा मेन मकसद थ्योरेटिक प्रॉपर्टी बनानी है, अगर कलर नहीं रहता है, कलर लाल पीला नीला रहे, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो जो सारी भस्म होती हैं, जितनी भस्म हमारी अवेलेबल है, उनका एक निश्चित कलर होता है जिससे उन्हें पहचाना जाता है। जैसे कि अभ्रक, अगर हम लोग अभ्रक भस्म की बात करें तो अभ्रक भस्म कैसी होती है? लाल कलर की होती है, इष्टिका वर्ण की होती है। वहीं ताम्र भस्म कैसी होती है? काले कलर की होती है। लेकिन अगर आप अभ्रक भस्म का अमृतीकरण कर देते हैं, अभ्रक भस्म का अगर आपने अमृतीकरण कर दिया तो कैसी हो जाएगी? काले रंग की हो जाएगी। और ताम्र भस्म भी काले रंग की। और फार्मेसी में बहुत बड़ी फार्मेसी है मान लो, वहाँ अगर 2 काले रंग की एक साथ भस्म रखी होंगी तो कन्फ्यूजन होगा ना, कौन सी अभ्रक भस्म है, कौन सी ताम्र भस्म है। अभ्रक भस्म अमृतीकरण के बाद कौन सी रखी गई है और ताम्र भस्म कौन सी रखी गई, क्योंकि वहाँ एक तो भस्म बनेगी नहीं। जैसे हम लोग जैसे लेबोरेटरी में कभी बनाते हैं तो एक बनाते हैं, लेकिन मतलब हम लोग जो अपनी लेबोरेटरी में बनाते हैं, जैसे अपने लेक्चर आवर्स होते हैं या मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं, उसमें एक बनाते हैं, लेकिन वहाँ एक थोड़ी ना बनाएंगे, वहाँ तो वो लोग 10-20 भस्म बनाते हैं, तो वहाँ कन्फ्यूजन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ वर्ण हानि होने से उन्हें पहचानने में दिक्कत या कठिनाई होगी, ठीक है। अभ्रक भस्म अमृतीकरण, त्रिफला, देखो अभ्रक भस्म अमृतीकरण करते कैसे? त्रिफला क्वाथ लिया, गोदूग्ध लिया, अभ्रक भस्म लिया, मंद अग्नि पर पाक किया, तो अभ्रक भस्म का अमृतीकरण हो जाए। सिंपल, अभ्रक भस्म का अमृतीकरण कुछ खास नहीं है, त्रिफला क्वाथ लेना है, गोघृत लेना, अभ्रक भस्म ले ली, मंद अग्नि पर इन तीनों को पाक किया, तो अभ्रक भस्म का अमृतीकरण हो गया। उदाहरण देखो मैंने यहाँ पर समझाया, जैसे ताम्र भस्म कैसी होती है? कृष्ण वर्ण की स्वाभाविक होती है, मतलब उसका नेचुरल है। लेकिन अभ्रक भस्म कैसी होती है? इष्टिका वर्ण, उसका स्वाभाविक वर्ण क्या है? इष्टिका वर्ण। लेकिन अमृतीकरण करते हैं तो कृष्ण वर्ण। अब ताम्र भस्म हम लोग देखेंगे तो काले रंग की है, अभ्रक भस्म अगर अमृतीकरण के बाद दोनों काले रंग की है तो पहचानने में दिक्कत होगी। तो अभ्रक भस्म का अमृतीकरण के बाद खोया वर्ण को पुनः
प्राप्त यानी रीगेन करने की प्रक्रिया को लोहितीकरण कहते हैं। जैसे जो आपने जो उसका लाल कलर था, वो लाल कलर को अगर दोबारा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे लोहितीकरण कहते हैं। ठीक है। अभ्रक भस्म, इसमें क्या लेते हैं? अभ्रक भस्म लेते हैं। अभ्रक भस्म देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैं कहूँ मैं दूसरी बुक प्रेफर करूँगा, उसमें से भी एक लिखा है क्या, नाग, देखो अभ्रक भस्म लेना है और नाग वाला स्वरस लेना है। ठीक है। अभ्रक भस्म लेना है, नागर मोथा लेना है, बटमूल लेना है, बटदुग्ध लेना, हरिद्रा लेना, मनिष्ठा उपहार लेना। इन सारी औषधियों को लेके एक एक करके सबसे पहले हमने नागर मोथा स्वरस के साथ भावना दी, फिर बटमूल के साथ भावना दी, फिर बटदुग्ध के साथ भावना दी, फिर हरिद्रा के साथ, फिर मनिष्ठा के साथ भावना देने के बाद हमने एक पुट दे दिया। ठीक है। जिससे वो और अच्छी हो जाए, तो वो लाल वर्ण की में परिवर्तित हो जाए। इसे कहते हैं हम लोग लोहितीकरण। सत्तुपातन क्या होता है? बेसिकली सत्तुपातन होता है क्षार अम्ल। देखो सत्तुपातन क्या होता है, मतलब किसी चीज़ से उसका सार भाग निकालना, वो सत्तु हो जाएगा और उस प्रोसेस को सत्तुपातन कहते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो क्षार वर्ग, अम्ल वर्ग तथा द्रावक गण की औषधियों के साथ किसी भी धातु के खनिज, अभ्रक, माक्षिक आदि को द्रव्य को सत्तुपातन कोष्ठी, यानी कि सत्तुपातन कोष्ठी मतलब जो हाई फ्लेम वाली जो जगह है वहाँ पर डाला। सत्तुपातन कोष्ठी में तीव्र दमन, मतलब हाई फ्लेम दी करके मूल द्रव्य से जो सार भाग, जैसे मतलब मान लो आयरन है, आयरन से कुछ जो सार भाग निकलेगा उसे हम लोग सत्तु कहेंगे और इस प्रोसेस को सत्तुपातन कहेंगे। इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक होती है वीजाव्रत, एक होती है शुद्धाव्रत। तो वीजाव्रत क्या होती है? किसी भी द्रव्य के द्रव्यभूत प्रारंभ होने पर अपने अनुरूप एक स्पेसिफिक फ्लेम निकालेगा। देखो जब कोई भी, जैसे आपने अगर केमिस्ट्री में देखा होगा तो केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि प्लेटिनम की एक अलग फ्लेम निकलती है आग में, आयरन की एक अलग फ्लेम निकलती है। तो वही यहाँ पर समझाएगा वीजाव्रत का मतलब। शुद्धाव्रत जब वो फ्लेम जो है, जो किसी भी कलर की निकल रही है, ब्लू निकल रही है, रेड निकल रही है, एक क्रिम्सन रेड निकल रही है, तो वो वाइट कलर में चेंज हो है। तो इस देखो ये श्वेत वर्ण की अगर ज्वाला हो जाती है तो इसका मतलब आपको सत्व निकलने वाला है। ये स्टेज होती है सत्व निकलने की। When the flame changes to white, this stage is called शुद्धाव्रत। This is the state जब उसे ज्वाला से बाहर निकल कर ठंडे होने के लिए रखना है। ठीक है। मतलब यहाँ पर अब सत्व निकलने वाला, अब आप सत्व निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसी के साथ हमारा जो परिभाषा का बेसिक हो गया वो ख़त्म हो गया। अब अगली बार से हम लोग क्या शुरू करेंगे? अगली बार हम लोग शुरू करने वाले हैं टर्म सेकंड का शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के अभी पेपर हैं तो हम लोग पहले टर्म सेकंड करेंगे। आप चिंता मत करिए, आपको मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा। अगर मैंने कहा है कि मैं पूरा कराऊंगा तो पूरा ही कराऊंगा। ठीक है।